हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विधि। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2 को डिटेल से कर रहे थे। तो हमने इसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में रूढ़िवाद को क्लियर करा है। अब हम टॉपिक नंबर 2 उदारवाद को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और साथ में साथ नोट्स भी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये नोट्स हमारे पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यूनिट नंबर 2 से टोटल 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आए हैं। मैंने पेपर एनालाइज करा तो मैंने देखा कि हर साल यूनिट नंबर 2 से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं 15 या 6 मार्क्स के। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए मैं इसे आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उदारवाद से। तो सबसे पहले हम उदारवाद की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उदारवाद आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। उदारवाद आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। यह विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और विधि के शासन रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। जो उदारवाद है वो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और विधि के शासन पर आधारित है। उदारवाद का मूल विश्वास है कि व्यक्ति इंडिविजुअल ही समाज और राजनीति की केंद्रीय इकाई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। तो उदारवाद जो है वो यह कहता है कि जो व्यक्ति है वो समाज और राजनीति की केंद्रीय इकाई है और जो हर व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पूर्ण संरक्षण मतलब सुरक्षा मिलनी चाहिए। उदारवाद ने 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, प्रबोधन युग और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। जो उदारवाद है उसने 17 to 18 सेंचुरी में यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, प्रबोधन युग और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। इसने राजतंत्र, सामंतवाद और धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक शासन की नींव रखी। और इसने जो उदारवाद है उसने राजतंत्र, सामंतवाद और धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोकतंत्र और संविधान की नींव रखी। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद की परिभाषाएं। तो सबसे पहले J.S. मिल। उदारवाद व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के अधिकार देता है जब तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न कर ले। उदारवाद जो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार देता है मतलब राइट देता है जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता को छीन न ले। हैरोल्ड लस्की के अनुसार उदारवाद उस स्वतंत्रता का नाम है जिसमें व्यक्ति को आत्मविश्वास के अवसर मिले। जो लस्की हैं उनके अनुसार उदारवाद उस स्वतंत्रता का नाम है जिससे व्यक्ति को आत्मविश्वास का अवसर मिले। गिडेंस के अनुसार उदारवाद सामाजिक जीवन को इस सिद्धांत पर आधारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान और स्वतंत्र है। गिडेंस के अनुसार उदारवाद सामाजिक जीवन को इस प्रकार आधारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान और स्वतंत्र है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार है। तो हमें इससे यह पता चलता है कि उदारवाद का सेंट्रल पॉइंट व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उदारवाद की पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उदारवाद का। पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण ने तर्क, विज्ञान और मानववाद को प्रोत्साहन दिया। सुधार आंदोलन ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी। जो पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण ने तर्क, विज्ञान और मानववाद को प्रोत्साहित किया और सुधार आंदोलन ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। तो सेकंड है प्रबोधन युग। 18वीं सेंचुरी में दार्शनिकों जैसे लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की नींव रखी। प्रबोधन युग यानी
18वीं सेंचुरी में जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता समानता की नींव रखी। क्रांति 1789 में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा उदारवाद का राजनीतिक घोषणा पत्र बना। औद्योगिक क्रांति 18वीं से 19वीं सेंचुरी तक पूंजीवाद और व्यापार के विकास ने आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के विचार को मजबूत किया। जब औद्योगिक क्रांति 18 से 19वीं सेंचुरी में आई तो उसने पूंजीवाद और व्यापार में विकास किया और आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के विचार को मजबूत किया। अब हम बात करेंगे उदारवाद के प्रमुख चिंतक और उनके विचार, मेजर थिंकर। सबसे पहले हैं जॉन लॉक 1632 से 1704 तक। तो जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में कहा, राज्य की सत्ता जन सहमति से आती है। नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति हैं। ये जॉन लॉक ने कहा। मॉन्टेस्क्यू 1689 से 1755 द स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्तियों के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो 1806 से 1873 तक थे। ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन। हार्म प्रिंसिपल, जब तक किसी की स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान ना हो उसे रोका नहीं जा सकता। जो जॉन है उनने कहा जब तक किसी की स्वतंत्रता से दूसरे को नुकसान ना हो उसे रोका नहीं जा सकता। एडम स्मिथ 1723 से 1790 द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक, मुक्त बाजार और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप के समर्थक। जो एडम स्मिथ थे वो मुक्त बाजार और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप के समर्थक थे। जो एडम स्मिथ हैं, एडम इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हैं थॉमस पेन। थॉमस पेन 1737 से 1809 तक द राइट ऑफ मैन में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन, लोकतंत्र और जनसत्ता के पैरोकार। अब हम बात करेंगे उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहली है व्यक्तिगत सर्वोपरि। समाज और राजनीति का केंद्र व्यक्ति है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और आर्थिक स्वतंत्रता, समानता, कानून के सामने सभी समान, अधिकार, प्राकृतिक और मौलिक अधिकार की रक्षा, लोकतंत्र और संवैधानिक शासन, राज्य की शक्ति संविधान और कानून से सीमित, धर्मनिरपेक्षता, राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं, न्याय और सहिष्णुता, विभिन्न विचारों का सम्मान। अब हम बात करेंगे उदारवाद के प्रकार। सबसे पहले है क्लासिकल उदारवाद। 17 से 18 सेंचुरी में व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यूनतम राज्य पर बल। थर्ड है आर्थिक स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार। दूसरा है उदारवाद का प्रकार समकालीन उदारवाद, जो 19 से 20 सेंचुरी तक राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका। वेलफेयर स्टेट का समर्थन। सामाजिक उदारवाद में वेलफेयर स्टेट का समर्थन। और थर्ड है आर्थिक उदारवाद, पूंजीवाद और निजी संपत्ति की रक्षा, मुक्त बाजार और प्रतियोगिता पर जोर। थर्ड है नव उदारवाद, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण का समर्थन। गवर्नमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, मतलब सरकार समाधान नहीं बल्कि एक समस्या है।
महत्व और योगदान। अब हम पढ़ने वाले हैं उदारवाद का महत्व और योगदान, इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन। लोकतंत्र और मानवाधिकार की नींव है उदारवाद। व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का संरक्षण करता है उदारवाद। संवैधानिक शासन और रूल ऑफ लॉ की स्थापना करता है उदारवाद। पूंजीवाद और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। सहिष्णुता, बहुलता और धर्मनिरपेक्षता का विकास उदारवाद से होता है। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद की आलोचनाओं को। हमने इसकी विशेषता भी देखी, प्रकार भी देखा, इसका महत्व भी देखा, योगदान भी देखा। अब हम उदारवाद की आलोचनाओं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है अत्यधिक व्यक्तिवाद। व्यक्ति पर अधिक जोर, समाज और समुदाय की अनदेखी, मतलब व्यक्ति पर ज़्यादा जोर देना और समाज और समुदाय को अनदेखा करना। आर्थिक असमानता। पूंजीवाद से अमीर और गरीब के बीच खाई, मतलब पूंजीवाद के कारण अमीर और गरीबों के बीच बहुत अधिक डिफरेंस। न्यूनतम राज्य की समस्या। क्लासिकल उदारवाद में राज्य की कमजोर भूमिका। जो क्लासिकल उदारवाद था, हमने पढ़ा उदारवाद के प्रकार में पहला क्लासिकल उदारवाद था। तो क्लासिकल उदारवाद में राज्य की कमजोर भूमिका। नंबर 4 है सांस्कृतिक विविधता की चुनौती। एक रूपता की सोच पर खतरा। नंबर 5 है नव उदारवाद पर आरोप, शोषण, बेरोजगारी और वैश्विक असमानता। उदारवाद की समकालीन प्रासंगिकता। नंबर 1 है मानवाधिकार आंदोलन, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उदारवाद आज भी प्रासंगिक है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विश्व स्तर पर मानवाधिकार घोषणाएं उदारवादी मूल्यों पर आधारित है। भारत में संविधान, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता उदारवाद के भी प्रतीक हैं। जो भारत में संविधान है, मौलिक अधिकार हैं, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष हैं, वो उदारवाद के ही प्रतीक हैं, मतलब उदारवाद के वो प्रतीक हैं ये सब। आज का वैश्वीकरण, निजीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी भी उदारवाद की धारा का हिस्सा है। जो आज वैश्वीकरण, निजीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी है, वो उदारवाद की धारा का एक पार्ट है, यानी हिस्सा है। तो इसी के साथ हमने उदारवाद को टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उदारवाद आधुनिक राजनीति की रीढ़ है। इसने मानवता को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता का उपहार दिया। हालांकि इसकी आलोचना भी है, जैसे आर्थिक असमानताएं और अत्यधिक व्यक्तिवाद, परंतु फिर भी यह विचारधारा आज भी जीवंत और प्रभावशाली है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उदारवाद ने व्यक्ति को दासता से मुक्ति दिलाई और नागरिकता, अधिकार और लोकतंत्र का मार्ग दिखाया। तो हमने उदारवाद को डिटेल से पढ़ लिया है, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी डाउट आपको है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे नोट्स पेपर से रिलेटेड हैं। कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से, जितने मैंने 9 टॉपिक टोटल इस वीडियो में क्लियर करे हैं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, समाजवाद के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।